Welcome to Study IQ, and I am Amit Varidi Kilor. If I'll ask you, what is the easiest chapter in the whole Indian polity? Well, we are lucky today. आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटी का लिटरली सबसे ज्यादा सरल और सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। हम इस सीरीज में लक्ष्मीकांत को 100 घंटे में करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपकी सीरीज का 11वां लेक्चर है। इसमें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल, पार्ट 1 जिसमें यूनियन एंड टेरिटरीज, पार्ट 2 जो सिटीजनशिप का है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, और लास्ट के जो 2 लेक्चर थे 9 और 10 वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर थे। अब हम 11वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं, जिसमें हम पार्ट 4A, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि हमारे मौलिक कर्तव्य, भारत के जो नागरिक हैं उनके मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दिस इज लिटरली एंड सीरियसली वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ द होल पॉलिटी सीरीज। इसको करने में हमें एग्जैक्टली 5.5 मिनट का समय लगेगा। अब ये बात हम जानते हैं कि हम आर्टिकल नंबर 51A और पार्ट 4A पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। जब भी किसी लेटर के पीछे बड़े कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखा हो तो वो एक अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है, यही आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसके अंदर नहीं थी, ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जोड़ी गई। फंडामेंटल ड्यूटीज के पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक बार ये मेंस में जाके पूछा जा चुका है कि बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज का मॉरल बेस क्या है, और क्या मॉरल और एथिकल ड्यूटीज जो होती हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के साथ रखना चाहिए, या फिर ड्यूटीज और राइट्स के बीच में। एथिक्स का जो पेपर है उसमें ड्यूटीज और राइट्स के बीच में कंपैरिजन कई बार पूछा जाता है, क्योंकि गांधी जी के कुछ विचार थे जो कि अधिकारों और कर्तव्य को बीच में जो खींचातानी होती है उसके बारे में डिस्कशन होता है कि कैसे राइट्स और ड्यूटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक दूसरे से कंपैरेटिवली स्पीकिंग दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अधिकार मिलते हैं तो कर्तव्य भी पूरे करने चाहिए, अगर कर्तव्य पूरे करेंगे तो स्वयं अधिकार मिलेंगे। इस प्रकार का एक डिस्कशन एथिक्स के क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। प्रीलिम से संबंधित इसमें एक क्वेश्चन ये कि किस कमेटी के बेसिस पर यह बनाया गया था और कौन सी अमेंडमेंट के बेसिस पर यह जोड़ा गया था। एंड इन दी लास्ट हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जब पहली बार इन्हें जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा तब ये 10 थी, उसके बाद एक और अमेंडमेंट के द्वारा एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ी गई थी। टोटल इसका मतलब इस समय 11 है। वैसे बता देता हूं कि 86th जो अमेंडमेंट है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसने एक फंडामेंटल राइट भी जोड़ा था, इसने एक डीपीएसपी को भी अमेंड किया था, और इसने एक फंडामेंटल ड्यूटी को भी ऐड किया था। द ओनली अमेंडमेंट टू डू चेंजेस इनटू द ऑल 3 फिलोसफिकल पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको कि कितना सरल है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल समझने की बात, एक बार पढ़ने की चीज है ये। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट फील इट नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेट द फंडामेंटल ड्यूटीज। सोचा ही नहीं, जरूरत नहीं थी, ऐसी कोई बात जरूरी नहीं है कि किसी को बताना होता है। नागरिक है, अगर वो चाहें तो वो खुद भी अपनी ड्यूटी फॉलो कर सकते हैं, ऐसे कोई बच्चे नहीं होते हैं। However, they incorporated duties of the state. सिटीजन्स की ड्यूटीज नहीं बताई थी उन्होंने, परंतु जो स्टेट की ड्यूटी है दे डिड टेल। डीपीएसपी के रूप में उन्होंने डायरेक्ट स्टेट को बताया हुआ था कि यह सब करना आपका कर्तव्य है, नागरिकों की कर्तव्य नहीं बताए गए थे। लेटर इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कर दिया गया था आफ्टर द 86th अमेंडमेंट। Fundamental duties in India, in Indian Constitution, were inspired by the Constitution of the erstwhile USSR. आप जब विश्व की इतिहास पढ़ोगे या विश्व के संविधान पढ़ोगे ना, तो एक ना जनरल पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो कैपिटलिस्टिक और जो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज होती हैं, जैसे कि यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन डेमोक्रेसीज होगी या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगी, जो कि उसका मेन आर्कीटाइप है। इसमें क्योंकि इंडिविजुअलिज्म है और कैपिटलिज्म है तो ये अधिकारों को ज्यादा महत्व देते हैं। दे फोकस ऑन द इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूटीज लिखी ही नहीं है। बट व्हेन यू कम टू द कम्युनिज्म, आप रशिया या चाइना की तरफ जाएंगे या फिर ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ जाएंगे, यहां पे एक कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी होती है। मोर ओवर इंडिविजुअल से ज्यादा कलेक्टिव और सोसाइटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। और जब कलेक्टिविटी और जब सोसाइटी को महत्व दिया जाता है तो बेसिकली हर एक इंडिविजुअल का कर्तव्य
उस सोसाइटी के प्रति क्या होता है, उसके ऊपर भी बात आ जाती है। तो यूजुअली जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं उनमें आप फंडामेंटल ड्यूटीज पा सकते हैं। यूएसएसआर के पुराने कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ करता था और हमने बेसिकली वहीं से लिया। इस समय अगर आप देखेंगे तो विश्व में जापान इज द ओनली कंट्री, ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री जिसमें बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई हैं। अगर ड्यूटीज होती हैं या तो टोटलिटेरियन में होती हैं या कम्युनिस्ट स्टेट में होती हैं, जैसे कि चाइना हो गया या फिर यूएसएसआर हो गया, लेकिन डेमोक्रेटिक में सिर्फ जापान है। एंड द सेकंड वन मोर इंपॉर्टेंटली बेसिकली इंडिया है। इंटरेस्टिंगली इनफ इंडिया का जो ड्यूटीज का जो अमेंडमेंट था वो भारत का संविधान बनने के बाद जो सबसे टोटलिटेरियन टाइम चल रहा था, सबसे रिस्की टाइम था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को एक्चुअली में पहली बार खतरा पहुंचा था 1975 में इमरजेंसी की वजह से। उस समय जब थोड़े से हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में टोटलिटेरियनिज्म के कुछ थ्रेड्स चल रहे थे, तभी हमारे में भी ड्यूटीज ऐड की गई थी। बट एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि जो ड्यूटीज ऐड की गई थी वो 42nd अमेंडमेंट से ऐड की थी। 44th अमेंडमेंट से ना जो भी 42nd ने यूजुअली जो भी चीज ऐड की थी उसको बंद कर दिया था, उसको कैंसिल कर दिया था मोर और लेस। 42nd अमेंडमेंट वाज अ मेजर ड्रामेटिक चेंज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 44th अमेंडमेंट आई थी उन ड्रास्टिक चेंजेस को खत्म करने के लिए। बट 44th अमेंडमेंट में भी इवन दो अपोजिशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड होने से उस समय अपोज किया था, पर द सेम अपोजिशन जब पावर में आई तो उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं डिलीट किया। मतलब कि बेसिकली एक तरीके का सोसाइटी में कंसेंसस बन चुका था कि नागरिकों को उनके कर्तव्य याद दिलाना संवैधानिक ड्यूटी होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं, मोर और लेस। फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और बेसिकली हमारा पूरा का पूरा वेस्टर्न यूरोप, उसमें किसी में भी लिस्ट ऑफ ड्यूटीज नहीं बताते हैं सिटीजन्स को। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली वन। सोशलिस्ट कंट्रीज अगेन बिकॉज द फोकस इज ऑन द सोसाइटी, ऑन द कलेक्टिव सोसाइटी, तब वहां पर ड्यूटीज इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पे अधिकार थोड़ा सा बैक ट्रैक ले लेते हैं, थोड़ा सा एक बैक सीट होती है सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्रीज में अधिकारों की। इंडीड हमारे इंडियन कल्चर में अभी जो सिविलाइजेशनल वॉर चल रही है वो कलेक्टिविज्म और इंडिविजुअलिज्म की चल रही है कि क्या कलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है या फिर इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं या जो उनके जो विशेज है या विल है वो जरूरी है। और वो जो खींचातानी है उसको एक तरीके का कल्चरल या सिविलाइजेशनल वॉर कह सकते हैं। Constitution of USSR declared that the citizens' exercise of their rights and freedoms was inseparable from the performance of their duties and obligation। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूएसएसआर नहीं लिखेंगे परंतु जस्ट आपको एथिक्स में पूछा जा सकता है और पेपर 2 में द सिटीजन्स एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट्स एंड फ्रीडम्स इज inseparable from the performance of their duties and obligation to identify a relation between the rights and the duties। बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। कहने का सिर्फ ये मतलब है कि वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। आप अधिकार समझाएंगे, राइट्स कौन से होते हैं, आप ड्यूटीज समझाएंगे एंड फाइनली कंक्लूजन में आपको ये लिखना होगा कि जो ड्यूटीज होती हैं और जो राइट्स होती हैं दे आर नॉट एंटी टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी करने से अधिकार कम होते हैं या अधिकारों से ड्यूटियां कम होती है। बेसिकली दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे गो हैंड इन हैंड विद ईच अदर। इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज भी रखी है और उसमें से टोटल 11 में से अगर 5-6 याद है तो उनको मेंशन भी कर दोगे तो नंबर भी आ जाएंगे। 1976 में कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई थी जिसको कहते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। इन्होंने रिकमेंडेशन की थी फंडामेंटल ड्यूटीज के ऊपर, ठीक है। और ये नेसेसिटी ऑब्वियसली इमरजेंसी के तहत थोड़ा सा उस समय टोटलिटेरियन माहौल चल रहा था तभी जरूरत पड़ती है। टोटलिटेरियन आदमी आते ही सिटीजन्स को उनकी ड्यूटी बताना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही कोई भी टोटलिटेरियन कम्युनिस्ट स्टेट आ जाता है या फिर थोड़ी सी डिक्टेटरशिप आ जाती है तो वो नागरिकों को याद दिलाना स्टार्ट कर देता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द सेम काइंड ऑफ थिंग हैपेंड इन दी 1975 टू 1977 और उसी समय में ड्यूटीज ऐड कर दी गई। कमिटी रेकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ ए सेपरेट चैप्टर ऑन द फंडामेंटल ड्यूटीज और इनकी रेकमेंडेशन पर ही आर्टिकल नंबर 51A ऐड कर दिया गया था, पार्ट 4A, और उसके अंदर एक ही आर्टिकल है पार्ट 51A। It stressed that the citizen should become conscious that in addition to the enjoyments of rights, certain duties be. Congress government accepted these recommendation and enacted the 42nd new part, part 4A. The new part consists of only one article which specifies 10 fundamental. सोन सिंह कमेटी ने और भी दी थी, ठीक है। They recommended some more duties, जैसे टैक्स पे करना एक ड्यूटी है, वो इंक्लूड नहीं की हुई थी। तो कई सारी चीजें थी बट उन्होंने टोटल जो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी अब हम उसको देख लेते हैं।
ये बड़ा वियर्ड सिचुएशन है। आप कभी भी देखेंगे इतिहास में, कोई भी मूवी देखेंगे, किताब पढ़ेंगे या जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, सो एनी टाइम, चाहे वो फासिस्ट रिजीम हो, चाहे वो नाजी, चाहे इटली का फासिस्ट रिजीम हो, चाहे जर्मनी का नाजीज्म हो, चाहे रशिया का यूएसएसआर वाला कम्युनिज्म हो, चाहे चाइना वाला इस समय जो प्रेजेंट डे मिक्स्ड कम्युनिज्म कैपिटलिज्म जो चल रहा है, जब भी कोई टोटलिटेरियन या डिक्टेटरशिप स्टेट आती है, वो गलतियों की या ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पब्लिक के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर डालती है। आप लोगों की गलती है, आप लोगों को करना चाहिए था, हम तो फिर भी देख लेते। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि ड्यूटी हमेशा सोसाइटी से निकलती है और राइट्स हमेशा इंडिविजुअल से निकलते हैं। चलिए, अगर आप इस समय संविधान खोलेंगे और आर्टिकल नंबर 51A पर चले जाएंगे तो ये आपके सामने लिखी होंगी टोटल 11 आपके जो कर्तव्य है। दिस इज योर ड्यूटीज, याद रखिएगा। ABCDEFGHIJ, यानी कि जब भी आप पढ़ेंगे, जैसे 51A और उसके बाद J, 51A आपको जब भी ड्यूटी याद करेंगे। वैसे तो इस समय ये क्लास खत्म, ये चैप्टर खत्म, इतना ही था। इससे ज्यादा, इसके अधिक इसमें इस चैप्टर में कुछ है नहीं। मैंने बताया था ये सबसे ज्यादा सरल चैप्टर है। वी जस्ट नीड टू रीड कि ये कौन कौन सी ड्यूटीज हैं। पर हम थोड़ी सी कामचोरी ना करते हुए इसको एक एक ड्यूटी को एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। सबसे पहली जो ड्यूटी है 51A, हम सब नागरिकों की, इंडिया के सारे सिटीजन्स की एक ड्यूटी है। याद रखिए, ये ड्यूटी इज नॉन जस्टिशिएबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो इसके अगेंस्ट कोई कानून होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। नॉन जस्ट, जैसे डीपीएसपी नॉन जस्टिशिएबल है, उसी प्रकार से इनको भी नॉन जस्टिशिएबल रखा गया है। इनके बस मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशंस हैं, एंड अगर आप पढ़ेंगे तो दे ऑल आर वर्थ फॉलोइंग। देखिएगा, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। बहुत ही सरल ड्यूटी है। संविधान जो है, उसके जो आइडियल्स हैं, जो संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे अबाइड करना है। हमारा जो झंडा है, हमारा जो नेशनल एंथम है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। एक देश के वासी होने के नाते इतना छोटा सा कर्तव्य हमारा सबका बनता है। दिस डजंट टेक एनीथिंग, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को फॉलो करना, इंस्टीट्यूशंस को फॉलो करना, और एक भी ऐसा आइडियल नहीं है जो फॉलो करने लायक ना हो। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सारे के सारे, सेक्युलरिज्म, ये सब जो आइडियल्स हैं, दे आर एब्सोल्युटली वर्थ फॉलोइंग। ये आपकी पहली ड्यूटी है कि संविधान के जो आइडियल्स हैं और नेशनल फ्लैग और जो नेशनल एंथम के लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है वो हमेशा बनी रहे। 51A का A, ये हमारी पहली ड्यूटी नंबर 1। ड्यूटी नंबर 2, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। दोनों की दोनों ना सेम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स है ना, वही आइडियल्स थे जिन्होंने हमारे नेशनल स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम को इंस्पायर किया था। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो कल्मिनेशन है नेशनल, हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हीं लोगों ने बनाया था जिन लोगों ने आजादी दिलाई थी, जो पिछले 30 साल तक जिन आइडियल्स के बेसिस पे अंग्रेजों से लड़ रहे थे। एग्जैक्टली जैसे ही जब उन्हें पहली बार मौका मिला, उसी आइडियल से उन्होंने वो सारे के सारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। अगेन, जो हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट थी, उसकी लड़ाई क्या थी कि भारतीयों को अंग्रेजों के साथ बराबरी नहीं दी जाती। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, लोग खुद अपनी सरकार चुने और अपने आप खुद अपनी सरकार चलाएं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यही बेसिकली हमारे आइडियल्स थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के, और यही आइडियल्स, यही नोबल आइडियल्स आपको फॉलो करने हैं। इसका मतलब यह होता है कि जब भी कोई चीज गलत हो तो उसके बारे में बोले। अंग्रेज अलग अलग प्रकार के लॉ लाते थे, ड्रैकोनियन लॉ लाते थे जो कि किसी के लिए, किसी पर्टिकुलर समुदाय के लिए गलत होते थे, और हमारी नेशनल मूवमेंट ने उसी के अगेंस्ट बोला हमेशा। जो किंग होता है या जो लीडर होता है या जो इवन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे ऑल आर अकाउंटेबल टू यू एंड मी। अगर कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है ना, तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं कर रहा है। Every single public representative of the country is accountable to the every single citizen of the India. हर रोज सुबह उठ के 2 क्वेश्चन कर लेने चाहिए उनसे। फिर हमारी तीसरी नंबर की ड्यूटी आती है C, 51AC, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. देश को अगर कोई किसी भी बेसिस पर बांटने की कोशिश करे तो वो संविधान के कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। और हमारी सबकी ड्यूटी है, बेसिक ड्यूटी है,
टू प्रोटेक्ट द यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यहां पे देखिए सॉवरेनिटी जो है उसमें ऐसा आपको डायरेक्टली पर डे के हिसाब से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता, बट जब जरूरत पड़े, जब आप सेना में हो, जब या कहीं पर ऐसी जगह पर हो, जब सवाल आए तो ऑब्वियसली इसको फॉलो करेंगे। यूनिटी ये पर डे के हिसाब से आती है। हमारा समाज अलग अलग आर्बिट्री लाइनों में बटा रहता है, कभी कास्ट की लाइनों पर, कभी क्लास की लाइनों पर, कभी धर्म की लाइनों पर। We need to uphold and protect that unity of the country. Any person जो कि कभी भी किसी भी चीज, किसी भी बेसिस पर समाज को बांटने की कोशिश करता है, वो संविधान के आइडियल्स के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। हमारे संविधान की चौथी ड्यूटी जो है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। ये बहुत स्पेसिफिक है। अब तक आपने जितनी पढ़ी थी ना जनरल थी, राइट? दिस इज वेरी स्पेसिफिक। दिस सेज कि अगर देश को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी नेशनल सर्विस के लिए बुलाया जाए तो तैयार रहना। कुछ कंट्रीज होते हैं जहां पे जो मिलिट्री सर्विस होती है ना वो कंपलसरी होती है, राइट? जब भी जैसे ही आप कॉलेज ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपको किसी एक पर्टिकुलर समय के लिए, जैसे इजराइल हो गया तो 2 साल के लिए उनको मिलिट्री, हर एक यंग सिटीजन को अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम ना हो, मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है। ये उसी प्रकार का था बेसिकली। अगेन कम्युनिज्म में, कम्युनिस्टिक या सोशलिस्टिक जो सोसाइटीज होती हैं उनमें इस प्रकार से होता है कि किसी भी समय कम टू द प्रोटेक्शन ऑफ द मदरलैंड और द फादरलैंड। हमें भी बेसिकली तैयार रहना चाहिए। आई बिलीव इसमें, आई बिलीव ये आप सबके सब इस बात से मानेंगे कि जब भी देश बुलाएगा तो जरूर चले जाएंगे, कोई भी बिना हिचक के चले जाएंगे, बस एक बार बुला के तो देखें। एब्सोल्युटली राइट। आई बिलीव ऑल ऑफ अस विल अग्री। पहली तीनों में तो कहीं ना कहीं पे आप क्वेश्चन भी करेंगे, सर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ आइडियाज तो ठीक नहीं है। एक दो मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट वाले से भी नहीं कटता हूं। कुछ लोग कई बार इतना दरार या इतने बटाव में बात करते हैं कि मुश्किल हो जाता है उसको भरना। पर यहां मेरे ख्याल से एक पूरा का पूरा कंसेंसस बन सकता है कि एवरीबडी इज रेडी टू सर्व द कंट्री। दैट इज व्हाट वी नीड। पांचवा यानी कि E51A, टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood. That's a very important word, common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic or regional or sectional diversities, or to renounce practices derogatory to the dignity of women. अब यहां पे आप थोड़ा सा प्रीलिम्स की नजर से सोचें, ठीक है, मॉरल के हिसाब से। ये पहली ड्यूटी है जो कि स्पेसिफिकली बात करती है कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस जो भी विमेन की डिग्निटी के लिए डेरोगेटरी हो उसको छोड़ देना है। देश के नागरिकों का एक कर्तव्य है। दिस स्पेसिफिकली टॉक्स कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रति दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी की क्या ड्यूटीज है। तो विमेन के प्रति सिर्फ एक मेन की नहीं बल्कि बाकी विमेन की भी। तो ऐसा नहीं है कि मेन अगर डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे तो विमेन को करना अलाउड है। विमेन को भी विमेन के अगेंस्ट डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। एनीबडी बॉर्न इन दिस कंट्री इज बॉर्न इन दिस कंट्री। उसके बाद जो और कोई आइडेंटिटीज है ना वो आर्बिट्री है, ऐसे बनाने के लिए है। चाहे कहीं और किसी से भी बेसिकली आप लॉयल्टी क्लेम कर ले, बट यू विल ऑलवेज होल्ड अ पासपोर्ट ऑफ इंडिया। बाकी सब रिटोरिक में कुछ भी कहा जा सकता है। हम सबका कर्तव्य है, आपका और मेरा और सबका, कि इस कॉमन ब्रदरहुड को बनाए रखें जिसमें धर्म, भाषा, रीजन और किसी भी प्रकार की सेक्शनल डाइवर्सिटी का कोई खास में बीच में रोल ना हो। वो सब जरूरी होती हैं, धर्म जरूरी होता है, परंतु देश से बड़ा कोई भी चीज नहीं होती है। F51F, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर। कॉम्प्लेक्स है बट समझने की बात है। हमारा देश ना ऑन एन आउटस्टैंडिंगली ब्रिलियंट कल्चर शो करता है। 3000 से 4000 साल का जो एक कंपोजिट का मतलब है कि जो भी है सब कुछ है यहीं पर, इतना सारा। इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी पार्ट्स कि इट इज डिफिकल्ट इन वन लाइफ टाइम टू उसको ना कोलेट भी नहीं कर सकते, उन सबको देखा भी नहीं जा सकता, कई लाइफ टाइम कम पड़ते हैं। दिस इज द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द इंडियन कल्चर। उसको वैल्यू करना एंड प्रिजर्व करना। कंपोजिट कल्चर का मतलब कि सब कुछ आएगा। सिर्फ कई बार क्या होता है कि हम अपनी कल्चर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं पर्टिकुलर सेक्शन के साथ या पर्टिकुलर रिलीजन के साथ या पर्टिकुलर रीजन के साथ। नो 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 नो, एवरीथिंग बिलोंग्स टू यू। किसी एक चीज को नुकसान होता है हेरिटेज में तो वो सबका है। हम कभी कभी कुछ थोड़ी सी नैरो डायमेंशंस में उनको डिस्कस कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। 7th,
हमारी जो सातवीं हमारा कर्तव्य है भारत के संविधान में, जो आपका और मेरा, नागरिकों का, सारे के सारे इंडियन सिटीजन्स का, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स। अमेजिंग। एनवायरमेंट के बारे में एक डीपीएसपी भी है। क्या आप ये मुझे बता सकते हैं डीपीएसपी कौन सा है? लाइव कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं इस समय। नेचुरल एनवायरमेंट को, फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर्स को और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना एंड फॉर द लिविंग कंपैशन के लिए। बहुत ही सरल है। आई बिलीव ये भी ऑलमोस्ट सबके सब अग्री करेंगे। दिस इज द सेकंड वन जिसपे सबका कंसेंसस होगा, कोई भी प्रकार का डिवीजन नहीं होगा। नन ऑफ यू वुड प्रोबेबली कम एंड टेल मी कि सर फॉरेस्ट और लेक्स और रिवर्स को प्रोटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड द कंपैशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स, डेफिनेटली लिविंग क्रीचर्स पर कंपैशन होना, लविंग दी ऑल दी एनिमल्स। कंपैशन का ये मतलब नहीं है, कंपैशन का मतलब आप समझिएगा अच्छी तरह से। कंपैशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की तरफ, अब ये नहीं है कि शेर को जाके ऐसे पालने लग जाओगे, शेर को पालना नहीं, वो वाइल्ड लाइफ है, वो उसको नहीं पता कि आप कर्तव्य कर रहे हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर उसके पास जाओगे तो वो आपको वाइल्ड लाइफ सिखा देगा, ऐसा नहीं करना। परंतु टू हैव अ कंपैशन, दिस इज जस्ट एन इंटरनल फीलिंग टुवर्ड्स द लिविंग बीइंग्स। इससे आपकी खुद की मॉरल और स्पिरिचुअल हेल्थ भी अच्छी रहती है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। The most important constitutional duty to develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. अगर साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगा आपका, आप अंधविश्वास में, मिस इंफॉर्मेशन में, फेक न्यूज में, फ्रॉड में, स्कैम में हमेशा फंस के रहोगे। प्रोग्रेस from last 1000 years have only gone to those people जिनके पास साइंटिफिक टेम्पर होता है। साइंटिफिक टेम्पर का एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टू इंक्वायर एंड रिफॉर्म एंड क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग दैट कम्स टू योर वे, इंक्लूडिंग दिस स्टेटमेंट एंड इंक्लूडिंग दिस टीचर एंड एवरीथिंग एल्स ऑल्सो। अगर आप किसी चीज को बिना क्वेश्चन के कभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर साइंटिफिक टेम्पर की कुछ कमी है। हमारे संविधान में देखिए, हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कल्चर है, इंडियन कल्चर जो है, इंडियन कल्चर ना एक ट्रिमेंडसली मिथोलॉजिकल कल्चर है। हमें मिथ्स में, मिथोलॉजीज में, लेजेंड्स में, स्टोरीज में, कहानियों में बहुत रिचनेस ढूंढी है। हमने स्टोरीज को बताया ही है। इंडीड हम एक्चुअली में इतिहास को लिखते ही अपनी मिथोलॉजीज के तहत है। उसके तहत हमारे अंदर एक प्रोक्लिविटी है टू बिलीव अमेजिंग थिंग्स। हर ह्यूमन के बीच में होते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में। हमें लोगों के अंदर मसीहा देखने की आदत होती है। हम चाहते हैं मिरेकल्स को, हम ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि मिरेकल्स आर वेरी सेंट्रल पार्ट टू द मिथोलॉजीज ऑफ आवर कंट्री। पर आपको यह पता होना चाहिए कि मसीहा और मिरेकल इन जनरल रियल लाइफ में नहीं होते, साइंस में नहीं होते हैं। देयर इज नो मिरेकल इन साइंस एंड देयर इज नो मसीहा इन साइंस। उसको अगर हम रियल लाइफ में ले आते हैं, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। क्विट इट। हर चीज साइंटिफिक टेम्पर से होनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि मतलब सारी चीजों पर टेस्ट ट्यूब लगा लेनी है। इसका यह मतलब है कि एवरीथिंग नीड्स टू बी क्वेश्चनड एंड मोर इंपॉर्टेंटली, द मोर इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड हैव एन एक्सेप्टेंस ऑफ द अननोन। अननोन की जो एक्सेप्टेंस है ना, वो एक्चुअली में ट्रू टेस्ट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर होता है। ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी कि द मोमेंट अननोन इज वेरी स्केरी। जब हम किसी चीज को नहीं जानते तो हमें उससे डर लगता है। अच्छा, ह्यूमंस की एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज होती है कि जब भी कुछ अननोन होता है ना, तो वी फिल इट अप विद सर्टेन इंफॉर्मेशन वन वे और द अदर। हम उस इंफॉर्मेशन को किसी न किसी प्रकार से फिलअप जरूर करते हैं। अननोन को टू ह्यूमन माइंड इट इज वेरी डिस्कम्फर्ट, बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है जब भी कुछ अननोन होता है। अगर आप सोचें, अगर आपको पनिशमेंट मिलती है किसी गलती की, तो आपका दिमाग कंफ्यूज नहीं होता। यू रियलाइज कि यू डिड इट और फिर बेसिकली आपको पनिशमेंट मिली। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसा होता होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो जाता है जबकि आपकी कोई गलती नहीं होती है। यू आर वेरी कंफ्यूज एट दैट टाइम। आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये हुआ क्यों, व्हाई डिड इट हैपन विद मी। द सेम थिंग को अगर हम देखें, जब भी हमारे सामने, हमारे जीवन में कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीजें आती हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं है या जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, वी गेट स्केयर्ड इंटरनली, एग्जिस्टेंशियली,
और हम उस डर को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की डिल्यूजन या कुछ ना कुछ अपनी जो इनसिक्योरिटीज हैं उनको क्लोज करने के लिए हम अपने चारों तरफ किसी न किसी प्रकार की बाड़ बना लेते हैं। तभी हम कुछ ही ताबीज पहनने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कोई राक्षसी माया हमारे ऊपर ना पड़े, कुछ अंगूठियां पहनने की कोशिश करते हैं। ये चीज एक पल के लिए अच्छी है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ सोलेस प्रोवाइड करती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इन द लॉन्गर रन दे रिस्ट्रिक्ट यू। एम्ब्रेस द अननोन। साइंस हर चीज का जवाब कभी भी नहीं देगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि साइंस इज ऑलवेज अवेयर ऑफ इट्स लिमिटेशन। एनीबडी टेलिंग यू द फुल ट्रूथ इज डेफिनेटली लाइंग। साइंस आपको हमेशा मना कर देगा कि यार ये बात मुझे पूरी तरह से नहीं पता है, और जो आपको पूरी तरह से बात बताने की बात कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, कुछ ना कुछ गलत है, क्योंकि सब नहीं पता हो सकता। दैट इज द होल नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। 51AH टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अगर इंक्वायर नहीं कर पाते हैं आप, इतने ब्लाइंड हो जाते हैं किसी के लिए, किसी चीज के पास, कि आपको उस पर सवाल नहीं करना आ रहा है और आपको उसके ऊपर सवाल करना पसंद नहीं है, और कोई और करता है तो भी आपको यह नापसंद है, दिस विल जस्ट ओनली ब्लॉक योर प्रोग्रेस एंड द कंट्रीज प्रोग्रेस। ये कंट्री की भी प्रोग्रेस को रोकेगा। रिफॉर्म इज द की। पुरानी चीजों पर जितनी देर तक स्टिक होते रहेंगे उतना ही नुकसान होता रहेगा। छोटा सा एग्जांपल है, अगर मैं आज आपको कहूं कि मैं आपको आईफोन दे देता हूं, लेकिन जो 2009 में बना था, मैन्युफैक्चर हुआ था, यू वुड नॉट एक्सेप्ट इट फॉर योर डेली यूज। हो सकता है आर्टिफैक्ट के लिए यूज कर लें, डेली यूज के लिए, कि वो फोन खरीद लो जो कि 10 साल पहले बने थे, जो कि 2011 में जो सैमसंग का एंड्रॉयड था वो ले लीजिए। यू विल नॉट टेक इट, यू विल नॉट टेक इट एट ऑल, इवन दो वो 2011 का बेस्ट था, 2009 का बेस्ट था, वो रेवोल्यूशन लेके आया था आईफोन जब लॉन्च हुआ था 2007 में। यू विल नॉट टेक इट, व्हाई? क्योंकि रिफॉर्म इज द की। आगे बढ़ते रहते रहते द नेक्स्ट जनरेशन, एवरी टाइम देयर इज अ इंप्रूवमेंट टू द नेक्स्ट थिंग। पुरानी चीजों पर स्टक रहना कि जस्ट सोल फॉर द सोल, नॉस्टैल्जिया कि वो पुराना था, विल ऑलवेज होल्ड यू बैक। वैसे तो चैप्टर आज मुझे इसी ड्यूटी के ऊपर खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है नहीं कोई हमारे पास, और ये हमारी सबसे कमी है। इसी को हम आजकल सबसे कम ज्यादा फॉलो करते हैं। और ये मौसम भी है, पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, वी आर फाइटिंग एन इनविजिबल एनिमी जो दिख नहीं सकता, और जो दिखता नहीं है उससे डर ज्यादा लगता है। वी आर कंफ्यूज्ड, नॉलेज कम है, किसको हो सकता है, कैसे हो सकता है, पीपल आर डाइंग आउटराइटली। और उसकी वजह से जो फेक साइंस है, जो मिस इंफॉर्मेशन है, वो और ज्यादा बढ़ गई है। इसी समय में अपना साइंटिफिक टेम्पर बना के रखें, और इंक्वायरी, क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ योर्स। डर के आगे जीत है। 9th, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्योर वायलेंस। बड़ा इंटरनल मन करता है वायलेंस का, है ना? किसी ने कुछ गलत किया आपके साथ, आपसे किसी प्रकार की बदतमीजी कर दी, तो आपका मन करता है कि अगर एक बार हिंसा का प्रयोग कर दिया जाए यहां पर, तो मन को बड़ी तृप्ति और शांति मिलेगी। सिविलाइज सोसाइटी का जो सबसे बड़ा बेस है वो ये है कि कितने लोग हिंसा का प्रयोग नहीं करते। और एक छोटा सा टिपिंग पॉइंट होता है कि अगर 1 से 2% अगर सब हिंसा का प्रयोग करने लग जाएं, तो फिर बेसिकली इट्स अ कंप्लीट ब्रेकडाउन एंड द chaos। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना चाहिए। हम पब्लिक प्रॉपर्टी को कई बार पब्लिक प्रॉपर्टी की ही तरह यूज करते हैं, उसको एक्चुअली में प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह यूज करना चाहिए। कभी हम बस में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, या फिर किसी मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, लिख देते हैं चौक लेके वहां पर इतिहास प्यार का या इश्क का। इट्स जस्ट, इट डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग, नोबडी रिमेंबर्स। आपको सिर्फ वैंडलिस्ट या वैंडलिज्म के नाम पर याद रखा जाएगा। इट इज नॉट द लेगेसी विच इज वर्थ रिमेंबरिंग। उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी रखो। घर की टेबल सोफे पे कभी भी आप कंपास लेके उसके ऊपर चित्रकारी नहीं करते हैं। इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको पता होता है कि ये मेरी पब्लिक प्रॉपर्टी भी आपकी है। इट इज नॉट पब्लिक, इट इज एक्चुअली प्राइवेट। अ पब्लिक प्रॉपर्टी शैल एब्सोल्युटली बी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
आपका उतना ही हक है, आपके ही टैक्स से बनी है और आपके अलावा और किसी के यूज के लिए भी नहीं है। यू शुड ट्रीट इट विद लिटिल रिस्पेक्ट एंड अब्जॉर्ब वायलेंस। वैसे वायलेंस अब्जॉर्ब करने के लिए एक अलग से ड्यूटी बना देनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ इसलिए रख दी क्योंकि यूजुअली जब पब्लिक राइट्स या वायलेंस होती है तो पब्लिक प्रॉपर्टी का ही नुकसान होता है। अब्जॉर्ब वायलेंस। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। मतलब कि देखो कितनी प्यारी बात है। ड्यूटीज कर्तव्य है, ये दिए हुए हैं कर्तव्य। कर्तव्य होते हैं दूसरे के प्रति, यानी सोसाइटी के प्रति आपके क्या कर्तव्य है, घर के प्रति क्या कर्तव्य है, दोस्तों के प्रति क्या कर्तव्य है। लेकिन इसमें ये बता रहा है कि व्हेन यू विल स्ट्राइव फॉर योर ओन एक्सीलेंस, योर इंडिविजुअल एक्सीलेंस, तो उससे देश आगे बढ़ेगा। तो जो जब तुम 8 घंटे पढ़ते हो ना, it is technically your duty. Why? Because you being excellent is actually making country excellent. आपके हित में देश का हित है। This is your 10th duty। पहला जब हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो सिर्फ यही 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी। ओके, दिस वाज इट। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2002 में एक और एक्स्ट्रा 11वीं वाली ऐड कर दी गई, जिसमें मैंने अभी भी जैसे बताया कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बड़ी यूनिक है। वो फंडामेंटल राइट एक ऐड करती है, एक डीपीएसपी को अमेंड करती है और एक फंडामेंटल ड्यूटीज, तीनों के तीनों पार्ट में एक ही अमेंडमेंट चेंज करती है, विच इज टेक्निकली 11। उसमें क्या किया? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, दिस ड्यूटी वॉज एडेड बाई द 86। देखिए 21A जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट आर्टिकल है, वो कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कंपल्सरीली कि वो 6 से 14 साल के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए। एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, हायर एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। और जो हमारा आर्टिकल नंबर 45 है वो कहता है 6 से नीचे से बच्चों को, 6 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान कराया जाए। और फंडामेंटल ड्यूटी फिर दोबारा से 6 से साल वालों के लिए करती है कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड। चाइल्ड यानी कि अगर खुद का बायोलॉजिकल चाइल्ड हो, नहीं तो अगर आप किसी के गार्जियन हो, तो इन दोनों की ड्यूटी बनती है कि जो 6 से 14 साल के जो लोग बच्चे हैं उनकी शिक्षा का प्रबंध कराया जाए, प्रावधान कराया जाए। ये ड्यूटी थी, फंडामेंटल ड्यूटी में ऐड कर दी। यही टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप जो इधर नीचे देख रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज, क्योंकि नॉन जस्टिशिएबल है, राइट, टेक्निकली तो नॉन जस्टिशिएबल है। अगर अब कैसे पता चलेगा कि आप इंडिविजुअल एक्सीलेंस के लिए नहीं स्ट्राइव कर रहे? अब इसके अगर नहीं भी कर रहे हो, सपोज कीजिए, तो इसके लिए आपको कोई कोर्ट लेकर नहीं जाएगा, कोई पनिशमेंट भी नहीं देगा। पब्लिक प्रॉपर्टी एब्जॉर्ब वायलेंस भी कभी कभी अगर आपने कर दिया तो उसके ऊपर कानून लग जाएगा, आईपीसी के कानून है। ये नहीं, ये मत सोचिएगा कि वायलेंस तो सर अगर आप नॉन जस्टिशिएबल बता रहे हैं तो इफ वी टेक वायलेंस डज दैट मीन कि बेसिकली नॉन, आपके ऊपर दूसरे कानून लग जाएंगे। बेसिकली कहने का मतलब है कि जितनी भी, अब डेवलप साइंटिफिक टेम्पर वाली बात पे आ जाइए। अब साइंटिफिक टेम्पर आप जानते हैं हमारे देश के, we cannot put it into exact percentage but a lot of people basically नॉन साइंटिफिक टेम्पर रखते हैं, राइट। कुछ इस प्रकार से ऐसी कुछ बातों में यकीन रखते हैं जिनका बेसिकली कुछ साइंटिफिक बैलेंस नहीं है, चाहे विश्वास है बहुत ज्यादा, बिलीफ है बहुत ज्यादा। तो अब अगर ऐसी चीज है तो इसको किसी को केस पे नहीं लिया जाएगा, परंतु इसके जो नीचे लॉज लगे हुए हैं, जैसे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग से कानून बना हुआ है, इस ड्यूटी के फॉलो ना करने पे आपको कोई कोर्ट नहीं है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं है, परंतु ये जो कानून बने हुए हैं अगर ये फॉलो नहीं करते तो इनके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली आपके लिए ऊपर जो भी कानूनी प्रक्रिया है वो चालू की जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर ये कहें तो इसको एक बार अगर आप एनालाइज करोगे तो कमाल इन्होंने मिक्स किया हुआ, ये भी डीपीएसपी की तरह है। कुछ मॉरल ड्यूटीज हैं, कुछ सिविक ड्यूटीज हैं। अब जैसे नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इज अ मॉरल प्रीसेप्ट, रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम इज अ सिविक ड्यूटी। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के क्या आइडियल्स हैं वो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट है, उसमें मोरालिटी इन्वॉल्व है, लेकिन फ्लैग की हमें रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल एंथम के समय हमें खड़े हो जाना है, दिस इज योर सिविक ड्यूटी। ये मोरालिटी का इशू नहीं है, ये इमोरल या इमोरल होना नहीं होता है कि फ्लैग की अगर रिस्पेक्ट नहीं की थी, वो सिविक ड्यूटी होती है। कुछ वैल्यूज हमारी मिथोलॉजी में, रिलीजन्स में, प्रैक्टिसेस में आती हैं, मतलब जो हमारे इंडियन वेज के जो हमारा भारतीय तरीका है जीने का, उसकी बेसिकली कोडिफिकेशन की गई है, ठीक है। इसका मतलब मॉरल, अगर इसको ये दिस वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज। एक बार अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, दूर से देख रहे हैं इसको कि आखिर क्या किया गया था उधर। Unlike some of the fundamental rights which extend to all persons, whether citizens or foreigners, the fundamental duties are confined to citizens.
इंपॉर्टेंट बात है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। फॉरेनर्स अपने अंधविश्वास में विश्वास करते रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। फॉरेनर्स अगर भारत की यूनिटी और सॉवरेनिटी से एसोसिएटेड नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए है ही ना, ड्यूटी है, कर्तव्य हम किसी और के बाहर के कैसे बता देंगे। हम ह्यूमन राइट्स बता सकते हैं, परंतु दूसरों के कर्तव्य तो दूसरों के देश बताएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स में ये सवाल पढ़ा हुआ है कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो कि सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को मिलते हैं, एंड देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, इस बात को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानने के लिए। याद करने में मुश्किल होगी इसलिए मैं आसानी के लिए बता देता हूं। 20 से लेके 28 तक सारे के सारे राइट्स सबको अवेलेबल है। 20, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सबको अवेलेबल है, कोई भी आदमी हो, और 14 वाला बस। उसके बाद जो बीच के जो बाकी अधिकार हैं 29 और 30 वो स्पेसिफिकली इंडियन माइनॉरिटीज के लिए हैं, याद रखिए। 15वां, 16वां, 17वां और 18वां और 19वां ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। तो अगर किसी कोई पूछे जाए कि भाई कौन से अधिकार जो हैं सबके लिए हैं, पूरा यूनिवर्सल है, ये याद रखिए 21A भी यूनिवर्सल है। अगर कोई दूसरे देश का भी बालक अगर भारत के अंदर है तो उसके लिए भी शिक्षा फ्री, एलिमेंट्री शिक्षा फ्री और कंपलसरी है, याद रखिए। 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8 ठीक है, सिर्फ एक ही ऑड वन आउट है 14। तो 14 इक्वालिटी है, सबके लिए है वो, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद स्टार्ट हो जाइए 20 से 28 तक। ये फंडामेंटल राइट्स सबके लिए अवेलेबल हैं, एवरी पर्सन, ईदर वेदर सिटीजन और वेदर फॉरेनर्स। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पसंद आई होंगी, पढ़िएगा, इसको डेवलप भी कीजिएगा। फिर दोबारा से अगर हम रिपीट करें, क्योंकि ये दोबारा आप पढ़ने वाले हो नहीं, तो इसलिए एक सेकंड के लिए और कर लेते हैं। मोर और लेस इसमें आपको जो इंडिविजुअली जो पर डे जो कुछ करना होता है वो सिर्फ एक है, बाकी कोई आपको स्पेसिफिकली रोज नहीं करनी है। रोज कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल्स, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम जब भी सामने होता है तो आपको एज ए सिविक ड्यूटी उसकी रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं फॉलो कीजिए उन्हें, दिन में डे बाय डे आपको शो नहीं करना पड़ेगा। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, अगेन दिनचर्या में बेसिकली आपको पास ऐसा कोई काम नहीं आता है जिसमें आपको इसका कोई रिस्क हो। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर, जिस दिन बुलाया जाए उस दिन पहुंच जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है, सवाल भी नहीं उठता है। ड्यूटी ना भी लिखते तो भी चले जाते। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आजकल सबसे वीक ड्यूटी यही चल रही है। टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, ये थोड़ा कर सकते हैं डे टू डे में, है ना, घर पे पेड़ पौधे लगाएं, नेचर के बीच में रहने की कोशिश की जाए, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की जाए। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस एंड टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंट इन स्फीयर ऑफ विनर। दिन में दो ही आपके पास जो सबसे ज्यादा जरूरी है ये वाली, पर डे एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करो, डेवलप साइंटिफिक expertise, scientific attitude, a scientific temper and a spirit of inquiry and reform। आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, दिस वाज इट, ये सिंपल सा है, सरल सा बात है। लेक्चर नंबर 12 में हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे कि हमारे संविधान को अमेंड कैसे किया जाता है। मेरे साथ बने रहिए, वी विल डू दी होल लक्ष्मीकांत थ्रू दिस सीरीज। कोई और अगर आपको बात हो तो आप मुझे डेफिनेटली इस टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कीजिए, आप इसको ज्वाइन कीजिए। क्लासेस के पीडीएफ जो है वहां पे आपके साथ शेयर की जाते हैं, बट इन जनरल इट वुड बी मच मोर एडवाइजेबल इफ यू डायरेक्टली फॉलो दी लक्ष्मीकांत, वो आपके लिए आसानी रहेगी, कन्वीनियंट भी रहेगा। दो ऑल द पीडीएफ्स आर अवेलेबल इन द फाइल सेक्शन ऑफ दिस, यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी, एंड in case you have any questions or opposition to any one fundamental duty तो आप मुझे मेरे किसी भी सोशल मीडिया पर ज्वाइन करके डेफिनेटली बताइए which is your favorite fundamental duty। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ये बात जरूर बताइएगा, which is your fundamental favorite, आपके 11 से 11 जो फंडामेंटल ड्यूटी थी आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सी है, आप किसको दिल से फॉलो करते हैं या दिल से फॉलो करना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।